हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की, उसमें आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टॉपिक में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है और CAGR भी है, लेकिन CAGR हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जो आपको रिटर्न बताया गया और जो एक्चुअल में रिटर्न आपको मिल रहा है वो दोनों क्या होते हैं और क्या उसमें डिफरेंस होता है, कैसे वो डिफरेंस निकलता है। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो PDF सॉल्यूशंस हैं वो गॉड क्लासेस की ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। चाहे आप CBSE हैंडबुक की बात करें या फिर ML अग्रवाल के सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में गॉड क्लासेस की ऐप है उस पर अवेलेबल है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जाके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के अलावा वहाँ से जो कोर्सेज है वो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं, प्लस में जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं स्टार्ट हम। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज़ मान लो आपने कोई एक परचेज़ की, आपने कोई लैंड परचेज़ करी। अब लैंड परचेज़ करने में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो गया। मान लो आपने 50 लाख की कोई लैंड परचेज़ कर ली। आपको बताया गया कि भाई ये लैंड ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको कुछ 6 महीने बाद, 7 महीने बाद लगभग 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपने भाई 50 लाख रुपए लगाए तो आपने कहा भाई 5 लाख का प्रॉफिट अगर 5-6 महीने में हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो आपने वो परचेज़ कर ली। अब 5-6 महीने बाद आपको 10% का प्रॉफिट भी हो गया। आपने 5 लाख और कमाकर आपने वो लैंड बेच दी 55 लाख में। अब अगर हम कहने को कहें तो यहाँ पर स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न यानी जो आपको बताया गया वो 10% था और वो आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन जो इस परचेजिंग में आपका कुछ पैसा ऐसा भी था जो आपने इन्वेस्ट किया। आपने जो बीच में मीडिएटर था उसको भी हो सकता है कुछ पैसा दिया हो। आपने पेपर्स इधर ट्रांसफ़र करे, फिर अपने नाम ट्रांसफ़र करे, तो उसमें भी आपका कुछ पैसा लगा। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो मान लो आपको 5 लाख का फ़ायदा ना रह के सिर्फ 4 लाख का फ़ायदा हुआ। 1 लाख रुपए आपने इधर उधर एक दूसरे मतलब जो बाकी के काम थे उसमें लगा दिए। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए यहाँ पर बना वो एज़ कम्पेयर टू 10% वो कम होगा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट है वो 10% के हिसाब से नहीं हुआ, वो तो आपका टोटल रेवेन्यू बन गया। लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ वो बना 4 लाख का। 4 लाख की अगर हम बात करें तो कितना, 8% हो गया, ठीक है। तो आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 8 लाख हुआ। तो दोनों में ये डिफरेंस है। स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो यानी आपको बताया गया, लेकिन जो एक्चुअली में आपको मिला वो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होगा। या दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वहाँ पर आपने पैसा लगाया। आपको बताया गया इस कंपनी के अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। अब साथ में ये भी बता दिया गया कि भाई 10% पर एनम तो इंटरेस्ट है, लेकिन जब वो कैलकुलेट होता है तो वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, यानी साल में 2 बार कैलकुलेट होता है। तो साल में अगर 2 बार कैलकुलेट होगा ना, तो जब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आप निकालोगे तो वो 10% नहीं रहेगा, वो 10% से ज़्यादा बनेगा। जितनी बार कंपाउंडिंग होती है उतनी बार रिटर्न आपका ज़्यादा बनेगा। अगर कंपाउंडिंग 4 महीने के बाद होगी, क्वार्टरली होगी, 3-3 महीने बाद होगी, तो उसमें रिटर्न और ज़्यादा बनेगा। अगर कंपाउंडिंग मंथली होगी तो रिटर्न और ज़्यादा बनेगा। कंपाउंडिंग अगर डेली होगी तो रिटर्न और ज़्यादा बनेगा, और कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली होगी तो और ज़्यादा रिटर्न बनेगा। यानी जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग उतना ज़्यादा रिटर्न। तो जो एक्चुअल में आपका रिटर्न बनता है, जो एक्चुअल में आपके हाथ में आता है, वो होता है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब इसके फार्मूले की बात करते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आप निकालोगे कैसे। इसका जब हम फार्मूला लेते हैं तो इसका फार्मूला ये होता है E इक्वल्स टू, ठीक है, E से डिनोट कर लो, या फिर बुक्स में कई बार ऐसे लिखा होगा R फिर बेस में यहाँ पर इफेक्टिव ऐसे, या आप सिंपली E दिखा दो या E के बेस में R दिखा दो, वो जैसे मर्जी दिखा दो, कोई बात नहीं। फार्मूला आपके पास 1 प्लस में I डिवाइडेड बाय 100 P रेज टू पावर P माइनस 1 इंटू 100। ये इंटू 100 है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन के साथ साथ ही लेके चलेंगे, लास्ट में भी हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर I जो है ये I हो गया इंटरेस्ट, और ये डिवाइड में जो 100 लिखा हुआ है ये परसेंटेज को हटाने के बाद 100 लिखा गया है। कई बुक्स में आपको फार्मूला सिर्फ ऐसे ही मिलेगा कि E इक्वल्स टू 1 प्लस में I अपॉन P
रेज टू पावर p -1, सिर्फ ऐसे ही मिलेगा, 100 नीचे नहीं होगा। तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, वो 100 सिर्फ ये है कि परसेंटेज को हटाकर आपने लिख दिया है। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर i को इन टर्म ऑफ परसेंटेज ही लिखना है, बाद में वो 100 आप हटा दोगे। यहाँ पर हमने 100 पहले हटा दिया है, बस दोनों में इतना डिफरेंस है। p का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग या नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि भाई हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली होने का मतलब है कि साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, 2 बार कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्जन पीरियड उसमें साल में 2 बार हो रहा है, तो वहाँ p की वैल्यू हो जाएगी 2 अगर हाफ ईयरली है तो। अगर क्वार्टरली होगा तो साल में 4 बार हो रहा है, 3-3 महीने बाद, तो p की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर मंथली है तो साल में 12 मंथ होते हैं, p की वैल्यू हो जाएगी 12। अगर डेली है तो p की वैल्यू हो जाएगी 365। तो जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा होगा कंपाउंडिंग, उसी हिसाब से आपको p की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ये बस यही फार्मूला आपको इसमें यूज़ करना है। अगर आपकी कंपाउंडिंग दे रखी होगी उसके हिसाब से आप p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। एक टर्म और होगी, अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लिखा हुआ है, इसमें कोई डेली वेली नहीं है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो रहा है, लगातार कंपाउंडिंग हो रही है, तो उस केस में जो आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ ई रेज टू पावर आई लिखा है या ई रेज टू पावर आर ही लिख लो आप, यहाँ भी आर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी आई यूज़ कर रहे हैं तो आई कर लो, ई की पावर आई -1। ये कब होगा? जब आपकी कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो रही है, ई की पावर आई हो या ई की पावर आर हो या यहाँ पर भी आर हो सकता है, वो बात एक ही है। तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक में फार्मूला कैसे लिखा होता है, किसी बुक में कैसे लिखा होता है, मतलब सबका एक ही है, ठीक है, करने का सबका तरीका एक ही है। तो ये बस ये 2 फार्मूले हमें यूज़ करने, इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 14.2 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आप निकालोगे, तो 14.2 एक्सरसाइज है हमारी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू ए स्टेटेड रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी जो रिटर्न आपको बताया गया, स्टेटेड मतलब जो लिखा गया या जो बताया गया, वो आपको है दे रखा है 8%, तो आई की वैल्यू है आपके पास 8%, और कंपाउंडेड हो रहा है क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। जो वैल्यू दे रखी होगी उससे भी पता चल जाएगा, यहाँ पर पावर 4 है तो ये कंपाउंडिंग हो रही है आपकी। अब फार्मूला लगा दोगे आप, तो फार्मूला क्या था हमारे पास, 1 प्लस में i/100p रेज टू पावर p -1। तो i की जगह आ गया आपके पास 8, परसेंटेज हटा के 100 आ गया, p की वैल्यू 4 रेज टू पावर 4 से इसको कैंसिल करोगे, 100 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.02, इसकी पावर 4 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02 की पावर 4 -1। अगर सॉल्यूशन करने की 1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर दे ही रखा होगा ये आना क्या है, सीधा यहाँ के बाद ये स्टेप लिखो उठा के, और जो वैल्यू आपको दे रखी है इसकी 1.0284 -1, इसमें से -1 करेंगे तो 0.0284 रह जाएगा। अब इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपको लिखना है, तो लास्ट में जाके आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2.84%। तो वो 100 पूरे क्वेश्चन में कैरी करना ज़रूरी नहीं है, आप लास्ट में जाके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर अपना इन टर्म ऑफ परसेंटेज लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, जो आई हमें दिया होता है नॉर्मली क्वेश्चन में, वो हमें यहाँ पर निकालना है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है, तो p की वैल्यू 2 है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है ये आपको दिया हुआ है इसने 6%। तो जो फार्मूला था हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का, ये था 1 प्लस में i/100 रेज टू पावर p और -1। अब यहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 6%, तो 6% यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 प्लस ये आपको निकालना है, कंपाउंडिंग हो रही है 2 बार, पावर इसकी आ गई 2 रेज टू पावर 2 -1। इसको परसेंटेज हटाएंगे तो आ जाएगा 0.06। यहाँ पर जो -1 है इसको आप इधर शिफ्ट करो, +1 आ गया, इधर से आ गया आपके पास 1 प्लस में i/200 रेज टू पावर 2, इधर से आ गया आपके पास 1.06।
अब यहाँ पर i की वैल्यू निकालनी है तो इस पावर 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि i का स्क्वायर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस पावर 2 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर लाओगे तो इसकी पावर बन जाएगी हाफ, इधर आ गया 1 प्लस i/200। अब इसकी वैल्यू देखो आपको दे रखी है कितनी, 1.0296, 1.0296। ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा, -1 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.0296 इक्वल्स टू i/200। 200 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 6 12, 2 9 18 19, 2 2 4 और एक 5, डेसिमल आ जाएगा 4 प्लेस के बाद, तो 2 0 तो ये हो गई और 2 प्लेस यहाँ पर ले लो, यानी 5.92%। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू डिक्लेयर्ड रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड। डिक्लेयर्ड रेट आपको दे रखा है 12%, यानी आई दे रखा है 12%। अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। पहले पार्ट में कहता है सेमी एनुअली, तो यानी पहले पार्ट में पी की वैल्यू है 2, तो इसके हिसाब से इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। फार्मूला आ गया हमारे पास 1 प्लस में आई 12/100 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 2 -1। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 6, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 रेज़ टू पावर 2 -1, तो 1.06 की पावर 2 आएगा और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.1236। इसमें से 1 माइनस होगा तो 0.1236 और डेसिमल में करोगे तो आ जाएगा वो परसेंटेज में 12.36%। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 4 आ जाएगी। बाकी सब कुछ वैसे ही फार्मूला लगाना है आपको। 1 प्लस 12/100, यहाँ पर आ गया 4 रेज़ टू पावर 4 -1। 4 से इसको कैंसिल करा 3 आया, यानी 0.03। 1.03 है, इसकी पावर 4 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.1255। माइनस करेंगे 1255 आ गया, तो यह आ जाएगा 12.55%। यहाँ कंपाउंडिंग 2 बार थी तो इंटरेस्ट है 12.36, जो कि डिक्लेयर 12 था, यानी उससे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कंपाउंडिंग 4 बार है तो इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। अगला निकालोगे थर्ड पार्ट, उसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा, उसमें पी की वैल्यू 12 हो जाएगी। सेम ऐसे ही फार्मूला लगा देना, सेम उसको आप ट्राई कर लेना। फोर्थ पार्ट में बताता हूँ, इसमें कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली का जो फार्मूला होता है वो इनसे भी सिंपल है, ई की पावर आई -1। तो आई कितना आपके पास 12%, 12% को डेसिमल में लिख देंगे तो 0.12 -1। अब ई की पावर 0.12 की वैल्यू दे रखी है 1.1275 -1, इसको माइनस करेंगे तो 0.1275, यानी इंटरेस्ट आ गया 12.75%। तो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हुआ तो इंटरेस्ट आपका और ज़्यादा बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मिसिस रेनू हैज़ 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, 8.4% पर एनम कंपाउंडेड मंथली और 8.5% पर एनम एंड कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो मिसिस रेनू के पास कुछ पैसा है और उसको 2 इन्वेस्टमेंट स्कीम मिलती है, तो आपको ये बताना है, डिसाइड करेगी कि मिसिस रेनू को किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाना चाहिए ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8.4% और कंपाउंडेड मंथली है, तो पी की वैल्यू है इसमें 12। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें इंटरेस्ट दे रखा है 8.5%, इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है लेकिन कंपाउंडिंग इसमें सेमी एनुअली है, 2 बार हो रहा है। इसमें इंटरेस्ट कम है लेकिन कंपाउंडिंग ज़्यादा है। तो फाइनल देखते हैं कि भाई साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो हमने इसके हिसाब से निकाला तो 1 प्लस में r अपॉन में 100 इंटू में 12 रेज़ टू पावर 12 -1, तो 12 7 जा 84, 0.7 को डिवाइड करेंगे तो 1.007। और अगर यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ ऐसी हो ना, थोड़ा ट्रिकी हो, तो उसमें खामखा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, वही टर्म आपकी यहाँ पर बनेगी। तो इसकी वैल्यू है 1.0873 -1,
तो ये आ जाएगा 0.0873, यानी परसेंटेज आ गई 8.73, इतना मिलेगा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब जो सेकंड वाला ऑप्शन है वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कितना मिल रहा है। तो यहाँ आ गया 1 + 8.5 अपॉन 100 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 2 - 1। अब ये सारा कुछ कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 0425 आएगा, तो यहीं पर यही आएगा 0425। तो 1.0425 इसकी पावर 2 - 1, इसकी वैल्यू दे रखिए 1.0868, तो 0.0868 यानी इन टर्म ऑफ परसेंटेज करेंगे तो 8.6% आ गया 68। अब पहले वाला में आपको मिल रहा है इंटरेस्ट 8.73, दूसरे में 8.68, तो दोनों के हिसाब से देखेंगे तो जो ऑप्शन 1 है वो बेटर है। ऑप्शन 1 इज़ बेटर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मिस्टर दीपांशु वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 फॉर 5 ईयर। मिस्टर दीपांशु को इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000 की 5 साल के लिए। ही हैज़ 2 ऑप्शंस। उसके पास भी यहाँ 2 ऑप्शन है। एक में आपको 8% मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली, दूसरे में आपको मिल रहा है 7.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शुड ही गो फॉर? तो जो पिछला क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। इसका कोई इसमें काम नहीं है कितना पैसा लगा रहा है, इसका कोई काम नहीं है कितने साल के लिए लगा रहा है, क्योंकि हमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है 1 साल के लिए। उसमें इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी है इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है और उसके अलावा कंपाउंडिंग चाहिए होती है कितनी है। तो वो दोनों आपको यहाँ पर दे ही रखी है। 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, पी की वैल्यू इधर 2 है, इधर पी की वैल्यू 4 है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों ऑप्शन निकालेंगे, दोनों ऑप्शन में से जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का आधा पार्ट हमने कंप्लीट करा है, जिसमें हमने आज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन करे। जो CAGR के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे और अच्छी तरह से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, मन में कोई भी शंका उत्पन्न होती है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सजेशंस का, आपकी कंप्लेंट्स का हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी स्वागत रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।